ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा सब्सिडरीज बुक्स, जिसे हिंदी में कहते हैं सहायक। अब होता क्या और क्या नहीं होता है समझते हैं। एक सिंपल कॉन्सेप्ट आता है, क्या आता है? देखिए, हम सबको पता है कि हम जितने भी ट्रांजैक्शंस करते हैं, जिसे हम लेन देन कहते हैं, एवरी ट्रांजैक्शन recorded in the journal। हम जितने भी ट्रांजैक्शन ले रहे हैं तो सबको क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जब बिजनेस क्या कर रहा हूं, बिजनेस बाय, जब व्यापार दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहा हो, बढ़ रहा हो, जब व्यापार क्या कर रहा हो, दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहा हो और बढ़ रहा हो, तो उस केस में क्या नहीं हो सकता, उस केस में it is not possible, it's not possible to record every transaction in a single statement। कि हम सभी के सभी ट्रांजैक्शंस को क्या कर सके, एक ही स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सके, एक ही स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सके। आप लोगों को स्टेटमेंट का है जर्नल, जिसे हम ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, हम ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। वहां पर आप रिकॉर्ड करते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, for removing such type of problem, इस समस्या से बचने के लिए, इस समस्या से बचने के लिए हम क्या करते हैं, टू डिवाइडेड such transactions in the various special books, various special books, it is called subsidiaries books, हम क्या कहते हैं, सहायक है। तो जब किसी भी व्यापार में, किसी भी बिजनेस में आपका रिकॉर्ड्स हो रहे हो, ट्रांजैक्शंस हो रहे हो, और उन ट्रांजैक्शंस को, लेन देन को आप इजीली क्या कर रिकॉर्ड कर रहे हो, जिनकी प्रविष्टियां कर रहे हो इसके अंदर, जर्नल के अंदर, तो जर्नल में करने पर आप बिजनेस पे वर्किंग इजीली हो जाती है। लेकिन जब आपका बिजनेस डे बाय डे क्या करता है, ग्रो करता है, क्या करता है, व्हेन योर बिजनेस डे बाय डे ग्रोइंग, तो उस केस में क्या होगा, आपका वैल्यू ऑफ फॉर्मेशन भी क्या बढ़ेगा, आपके ट्रांजैक्शन भी बढ़ेंगे। और जब ट्रांजैक्शन बढ़ेंगे तो आप एवरी ट्रांजैक्शन को क्या नहीं कर सकते हो, आपके पास ये संभावना नहीं बचती कि आप हर एक ट्रांजैक्शन को एक रिकॉर्ड में, एक स्टेटमेंट में क्या कर रिकॉर्ड कर दो, दैट इज कॉल्ड द जर्नल के अंदर आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। तो जब आप ऐसी संभावनाएं बन जाती है कि बिजनेस बढ़ता जाए और आपकी लेन देन के ट्रांजैक्शन बढ़ते जाए, और आप एक ही जगह पे उन सभी के सभी ट्रांजैक्शन से लेन देन को रिकॉर्ड कर सको, ये पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो उस केस में हम इस तरह की समस्या से बचने के लिए, फॉर रिमूविंग ऑफ सच टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, हम इस समस्या से बचने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास जितनी भी एंट्रीज होती है, क्या होती है, जितनी भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन सभी की सभी ट्रांजैक्शंस को हम स्पेशल बुक में, किसमें, स्पेशल बुक में, एंड सच स्पेशल बुक्स आर कॉल्ड द सब्सिडियरी। उसे हम क्या कहते हैं, सब्सिडियरी बुक, जिसे हम कहते हैं सहायक पहिया कहा जाता है। उसके अंदर क्या करते हैं, इसको रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर है, कोई डाउट नहीं आता? देखिए, अब आगे बात करेंगे इस पर, तो हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ सब्सिडियरी बुक्स होते हैं।
उसकी फिर लेंगे ब्रीफ नॉलेज। ब्रीफ का मतलब क्या होता है, सरल उपचार की भैया ये बुक्स कहाँ पे कैसे कैसे काम में आती है। तो देखिए टाइप्स ऑफ सब्सिडरीज, सहायक भैयों के प्रकार। तो मेरी पहली जो आती है कहते हैं कैश बुक, दूसरी आती से कहते हैं परचेज बुक, तीसरी जो आती है उसे कहते हैं सेल्स बुक, चौथी किताब होती है परचेज रिटर्न, पांचवी उसे कहते हैं सेल्स रिटर्न बुक, लास्ट जनरल प्रॉफिट। चलिए समझते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं रोकड़ भई। अब रोकड़ भई क्या होती है समझना। रोकड़ भई का मतलब होता है जिस अकाउंट में, जिस अकाउंट के अंदर, जिस बुक के अंदर आप क्या करोगे, टू रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजेक्शन, जिसमें आप केवल और केवल नगद लेन देनों को ही क्या करोगे, प्रविष्टियां करोगे। अब वो नगद लेन देन जो कैश ट्रांजेक्शन है, अब चाहे वो रेवेन्यू नेचर के हो, चाहे फिर वो कैपिटल नेचर के हो। रेवेन्यू का मतलब होता है आयगत प्रगति या पूंजीगत प्रगति। मतलब हुआ कहने का कि उसका संबंध चाहे आपके व्यवसाय की दैनिक क्रियाओं से हो, चाहे उसका संबंध व्यवसाय की दैनिक क्रियाओं से ना होकर कभी कभार होने वाली क्रियाओं से हो, लेकिन यहाँ सारे के सारे ट्रांजेक्शन क्या होंगे, रिकॉर्ड। ठीक है। नेक्स्ट आते थे कहते हैं क्रय भई। और क्रय भई किसकी बात करता है, क्रय भई कहता है टू रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट परचेज, उधार क्रय। तो जब आपने क्या किया हो, जब आपने उधार माल क्रय किया हो, क्या किया हो, उधार माल क्रय किया हो, तो आपके उधार माल क्रय करने पर, आपके उधार माल क्रय करने पर जो पैसा, जो ट्रांजेक्शन होते हैं, ट्रांजेक्शन जिस बुक में आप रिकॉर्ड करते हो, जिस बही में आप प्रविष्ट करते हो, उसे कहते हैं परचेज बुक या क्रय बही। फिर आता है विक्रय, जिसे कहते हैं सेल्स बुक, विक्रय बही। विक्रय बही जैसे आपने परचेज कर दी, वैसे ही टू रिकॉर्ड, to record on credit purchase, to record of credit sales, उधार विक्रय। उधार बिक्री का मतलब जब आपने लोगों को उधार माल बेचा हो, उधार माल बेचा हो, तो जब आप उधार माल बेचोगे किसी को, तो उसका जो ट्रांजेक्शन उसमें आएगा सेल्स बुक में विक्रय भई। फिर आता है परचेज रिटर्न, जिसे कहते हैं क्रय वापसी भई। और क्रय वापसी भई का मतलब क्या हुआ, record those transactions where to return goods for supplier और कहने का मतलब हुआ, एक तरीके से यूं समझो, जहां हमने परचेज में माल उधार खरीदा था, तो माल खरीदा किससे होगा, सप्लायर से, जिसे हम दूसरी भाषा में क्रेडिटर भी कहते हैं, और हिंदी में से कहते हैं लेनदार। तो जिन लेनदार से आपने माल खरीदा और वो माल आपको सही तरीके से प्राप्त नहीं हुआ, हो सकता है उसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, आपने जो बनाया वो गुड्स नहीं है उसके अकॉर्डिंग, या गुड्स खराब आ गया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, या ज्यादा क्वांटिटी में माल आ गया आपने कम मंगाया था उसके अकॉर्डिंग, आप क्या करो, उस गुड्स को सप्लायर को वापस करो, वापस सप्लायर लेनदार को वो गुड्स वापस कर देना क्या कहलाता है,
परचेज रिटर्न, और उस परचेज रिटर्न को जिस बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं उसे कहते हैं परचेज रिटर्न। सेम जब आप सेल रिटर्न की बात करोगे तो विक्रय वापसी भाई, अब से विक्रय वापसी का मतलब क्या हुआ? रिकॉर्ड those transactions where to receive where to receive return goods from debtor or customer। इसको भी समझो, जब आपने क्या किया होगा, जब आपने उधार माल बेचा तो बेचा किसको होगा? या तो डेटर को, इसे आप कहते हो कस्टमर, इसे हिंदी में कहते हैं देनदार। तो जब आपने उधार माल बेचा और उधार माल को बेचने पर ऐसा हुआ कि कस्टमर को आपका कुछ किसी कारण समझ में नहीं आया, पसंद नहीं आया या साइज गलत चला गया, उस कारण से कस्टमर आपको जब गुड्स वापस देता है, गुड्स वापस देता है, तो वो आपकी होती है परचेज रिटर्न। और उसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? परचेज रिटर्न बुक के अंदर, सॉरी उसे कहते हैं सेल्स रिटर्न, और उसको रिकॉर्ड करते हैं सेल्स रिटर्न बुक के अंदर। तो जब आप क्या कर रहे हो, आप समझना, जब आप गुड्स खरीद रहे हो और उसका रिटर्न कर रहे हो तो वो आएगा परचेज रिटर्न में। जब आप गुड्स बेच रहे हो और उसका रिटर्न आ रहा है तो उसको रिकॉर्ड करेंगे सेल्स रिटर्न के अंदर। अब इन सारी की सारी बुक्स में, इन सारी की सारी बुक्स में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गए, उसके अलावा अगर आपके पास और कोई ट्रांजैक्शंस आते हैं, और कोई ट्रांजैक्शन आते हैं, क्या करते हैं हम? जर्नल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड करते थे। एक लाइन क्या लिख सकते हैं इसके अंदर? record those transactions which were recorded in above books। इसके अंदर उन सभी के सभी लेन देनों को रिकॉर्ड किया जाता है जिनका संबंध कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रन, सेल्स रन से नहीं होता है। इसके अंदर हम केवल उन्हीं लेन देनों को प्रविष्ट करते हैं जिनका संबंध इनमें से दी गई परचेज को छोड़कर इनमें से दी गई किसी भी संबंधित ना हो। यानी अभी से एक चीज समझिएगा, जो परचेज रिटर्न होता है, परचेज उसको हम कई बार दूसरे नाम से भी जानते हैं, हम कहते हैं रिटर्न आउटवर्ड। हिंदी में तो एक ही नाम आएगा, लेकिन इंग्लिश में कई बार परचेज रिटर्न आगे आता है रिटर्न आउटवर्ड, और सेल्स रिटर्न नाम आ जाता है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड, ये दोनों के दोनों जो बुक्स है वो क्या होती है, इसके अंदर रिकॉर्ड की जाती है। और इन्हीं बुक्स के नाम अलग अलग दे रखे हैं। परचेज रिटर्न कहते हैं रिटर्न आउटवर्ड, और सेल्स रिटर्न कहते हैं वो रिटर्न इनवर्ड। इनवर्ड क्यों आउटवर्ड? क्योंकि यहाँ आपने सप्लायर से जो माल परचेज किया था उसको वापस लौटा रहे हो, तो आपकी जेब से जा रहा है, इसलिए आउटवर्ड, बाहर जा। इनवर्ड क्यों? जो गुड्स आपने बेचा, किसको? कस्टमर, वो गुड्स आपको वापस दे रहा है, तो वो चीज मेरे पास, मेरी चीज वापस आ रही है। तो मेरे घर में मेरी चीज का आना क्या हुआ? इनवर्ड, मेरे घर पे आ जा। तो मेरे घर से चला जा हुआ परचेज, और मेरे घर पे आ जा हुआ सेल्स। इसका क्लियर है? लिख लीजिए इन सभी चीजों को, ठीक है भाई। अब हम बात करेंगे इनमें से एक एक पॉइंट, ठीक है? कैश बुक, परचेज, सेल्स, परचेज, सेल और जनरल प्रॉफिट, ये सारी की सारी वो बुक्स हैं जिनको हम नॉर्मली बुक्स ऑफ अकाउंट में, जो जनरल एंट्री में एंट्री करते हैं, उस अकॉर्डिंग वो एंट्रीज यहाँ पे पास करके हम क्या करते हैं, उसको फुलफिल। अब होता क्या है, ये समझिएगा। मैं इन सबके जो अदर फॉर्मेशन है उनको रफ कराना लिखा है, और आपको एक ही समझाता हूँ। अब होता क्या है समझिए, मान लीजिए मैंने कोई 1 लाख से ऊपर के ट्रांजैक्शन कैश पे कर दी,
ठीक है। 1 लाख से ऊपर के ट्रांजेक्शन क्या है मेरे, 1 लाख मोर देन ट्रांजेक्शन इन कैश। ठीक है, अप्रोक्स 20,000 ट्रांजेक्शन मेरे परचेज के, 45,000 ट्रांजेक्शन मेरे सेल्स के, 1,000 रिटर्न के, 1,500 सेल्स के, ठीक है। और इसके अंदर मान लो अदर 10,000 ट्रांजेक्शन। जब आप इतने सारे ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो इनको आप नॉर्मली जनरल एंट्रीज में रिकॉर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि हम रिकॉर्ड करेंगे गलती से कुछ छूट गया तो क्या हो जाएगी, हम प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है और हमें बहुत सारे लॉसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि कई बार हम ट्रांजैक्शंस करना भूल जाते हैं तो एरर ओमिशन भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, हो सकता है। तो उस केस से बचने के लिए हम इसलिए इन ट्रांजैक्शंस का यूज करते हैं। अब इसके बाद होगा यहाँ से कुछ नहीं, यहाँ से आप नेट अमाउंट को रिसीव करते हो। जैसे यहाँ से नेट अमाउंट क्या आएगा आपका, डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, एज वेल एज परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, और इन सबके यहाँ से ट्रांजैक्शंस को उठाकर आप डायरेक्टली क्या करते हो, उसको लेजर पोस्टिंग के अंदर रख देते हो, तो आपको वहां पे प्रॉब्लम नहीं आती, आपका लमसम अमाउंट मिल जाता है। क्या मिल जाता है, लमसम अमाउंट मिल जाता है कि मैंने नेट परचेज कितनी करी, नेट सेल्स कितनी करी है, मेरी परचेज कितनी है, मेरी सेल्स कितनी है, मेरा जनरल प्रॉफिट बैलेंस कितना। इन सबको आप डायरेक्टली क्या करते हो, आप कर सकते हैं। इसीलिए हम इन सब पे क्या करते हैं, अलग अलग यूज करते हैं। अलग अलग कैसे बनते हैं, पहले बात करेंगे हमारी कैश रोकड़ में। देखिए, जब हम बात करेंगे रोकड़ में की, कैश बुक की, तो कैश बुक के अंदर जो ट्रांजैक्शंस आते हैं वो कौन से जैसा इन दिस बुक रिकॉर्ड कैश एज वेल एज बैंक ट्रांजैक्शंस। अकाउंट में यहाँ पर कैश के साथ साथ बैंक के ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, कैश के साथ साथ बैंक के ट्रांजैक्शंस को भी हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, टू एनालाइज, यहाँ पर हम विश्लेषण करते हैं, किसका करते हैं, टू एनालाइज दी हाउ मच अमाउंट received in the financial year। एक वित्तीय वर्ष में आप ये विश्लेषण कर पाते हो, एनालाइज कि हमने इस वित्तीय वर्ष में, उस फाइनेंशियल ईयर में कितना पैसा रिकॉर्ड किया है, कितना पैसा रिसीव किया। क्योंकि आपका जितना पैसा रिसीव होता है उस पैसा आप पता कर पाते हो कि आपकी वर्किंग कितनी और कितनी नहीं, और कितना पैसा आपके बेनिफिशियल हो, इतना नहीं होगा। ठीक है, इसके बिहार पर हमें क्या होता है, टू गेट दी इंफॉर्मेशन regarding daily purchase, sales, expenses, एक्सेट्रा। आपको डेली कितनी परचेज हो रही है, कितनी सेल्स हो रही है, कितने खर्चे कर रहे हो, उन सब के बारे में नॉलेज। ये कुछ टर्म्स क्या होती है इसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं, जिसके यहाँ पर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में वर्किंग होती है। इसके अलावा in this book, we record discount with cash and bank
हम यहाँ पर जो कैश और बैंक के ट्रांजेक्शन्स करते हैं उसके साथ साथ आप डिस्काउंट की वैल्यू को भी क्या करते हैं यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। इट मींस व्हेन यू आर गिवन द कैश डिस्काउंट या व्हेन यू आर टेक द कैश डिस्काउंट, अगर आपने कैश पे पेमेंट किया है या बैंक से पेमेंट किया है और आपको उस पर डिस्काउंट रिसीव हो रहा है या पे हो रहा है, तो उसको भी आप क्या करते हो आपकी कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर, लिख लीजिए इसको। आगे देखिए टाइप्स ऑफ कैश बुक। तो कैश बुक के पहला टाइप आता है, सब कहते हैं सिंगल कॉलम। सिंगल कॉलम कैश बुक। एक स्तंभ रोकड़ में। दूसरी आती है कहते हैं डबल कॉलम। द्विस्तंभ रोकड़ में। इस अब दूसरी जो आती है इसके अंदर दो तीन पॉइंट आते हैं, तीन पॉइंट क्या है? कैश विद डिस्काउंट, बैंक विद डिस्काउंट और कैश एंड बैंक। कहने का मतलब हुआ अगर आप ट्रांजेक्शन कैश का कर रहे हो डिस्काउंट दे रहे हो, कैश तो कैश और डिस्काउंट में बोला, बैंक या बैंक का डिस्काउंट या फिर कैश और बैंक डिस्काउंट नहीं है, ओनली कैश और बैंक के ट्रांजेक्शन है। थर्ड आता है फिर कहते हैं ट्रिपल कॉलम। ट्रिपल कॉलम कैश बुक, स्तंभ ब्रोकर में। स्तंभ का मतलब हो गया जहां पर कैश भी होगा, जहां पर बैंक भी होगा और जहां पर डिस्काउंट भी होगा। नेक्स्ट आती है पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक, ठीक है। ये पैटी कैश बुक, ये आपके कुछ पार्ट दे रखे हैं जिसके बेस पे आप क्या करोगे, आपकी कैश बुक को रिकॉर्ड करोगे और एनालाइज करोगे क्या वर्किंग होती है कैसे होती है। ठीक है, समझना। जो सिंगल कैश बुक होती है, सिंगल कॉलम कैश बुक होती है, सिंगल कॉलम कैश बुक में आप क्या करोगे, रिकॉर्ड कैश अमाउंट। ठीक है, ओनली कैश अमाउंट को ही रिकॉर्ड करेंगे, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। डबल कॉलम में बात करेंगे तो हमें बताया डबल कॉलम के अंदर पहला क्या दिखा रहा है, पहला बता रहा है कैश एंड इट्स डिस्काउंट। ये क्या बता रहा है, बैंक एंड इट्स डिस्काउंट। थर्ड बता रहा है ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन। मतलब इसमें तो डेबिट साइड में तो अगर हम यहाँ देखेंगे सिंगल कॉलम के डेबिट साइड में तो आप रिकॉर्ड करोगे पेमेंट को और क्रेडिट से रिकॉर्ड करेंगे रिसिप्ट। ओनली कैश रिलेटेड, इससे रिलेटेड ओनली कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस के डेबिट और क्रेडिट को रिकॉर्ड करेंगे। अब यहाँ पर जो है कैश की ट्रांजैक्शन डेबिट क्रेडिट है, तो यहाँ पर साथ में कॉलम आ रहा है, कैश ऊपर था नीचे कैश ही है, साथ में वाला डिस्काउंट। तो डिस्काउंट किसकी बात करेगा, डिस्काउंट बात करेगा या तो डिस्काउंट रिसीव्ड की या डिस्काउंट पे अलाउड की। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड। सेम है जब आप बैंक में करोगे तो बैंक में भी सेम केस चलेगा, डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड।
कौन सा? डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड, ये दोनों केस चलेंगे। जब आप कैश और बैंक की बात करोगे तो कैश और बैंक का मतलब क्या हुआ? जिसमें आप कैश के डेबिट क्रेडिट को और बैंक के डेबिट क्रेडिट को रिकॉर्ड करोगे। बैंक के डेबिट कार्ड को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। जहाँ डेबिट का मतलब पे एक्सपेंसेस और क्रेडिट का इनकम से लगाया जाता है, ठीक है। और जब हम बात करेंगे किसकी? ट्रिपल कॉलम की। किसकी? ट्रिपल कॉलम की। तो ट्रिपल कॉलम क्या होता है? ट्रिपल कॉलम वो कैश बुक होती है जिसके अंदर आप रिकॉर्ड करते हो क्या? जिसमें आप कैश के ट्रांजैक्शन, बैंक के ट्रांजैक्शन और डिस्काउंट के तीनों के ट्रांजैक्शंस को एक साथ रिकॉर्ड करो। और लास्ट जो आता है जो कहते हैं पैटी कैश बुक। ये पैटी कैसे बनाई क्यों जाती है? पहले बनाई जाती है तो डेली एक्सपेंसेस। क्या होता है? बिजनेस में बहुत सारे खर्चे होते हैं और वो छोटे छोटे, वो डेली एक्सपेंसेस कौन से तभी लेते हो? वो डेली एक्सपेंस हो गया रूटीनरी, जो रूटीन में एक्सपेंसेस होते हैं, चाहे आपके टेलीग्राम के हो, पोस्टेज के हो, स्टेशनरी के हो, टेलीफोन के हो, इंटरनेट के हो, लंच का हो, ब्रेकफास्ट का हो, अदर जितने भी ऐसे एक्सपेंसेस दिन में पता नहीं कितनी बार होते हैं, लेकिन होते वो छोटे अमाउंट। ये जो होते हैं किसमें होते हैं? एक्सपेंडिचर के, लेकिन इन अ स्मॉल पोर्शन। मतलब छोटे छोटे पार्ट, 10 रुपए, 5 रुपए, या चाहे 5 रुपए का है, 5 रुपए, 20 रुपए। अब ऐसे 20 बार दिन में चाय पियोगे, 5 रुपए का, 25 रुपए, 50 रुपए, इसको कितनी बार रिकॉर्ड करोगे? बाबा रिकॉर्ड करने से ट्रांजेक्शन दिखते हैं, अनलेस ये क्या ट्रांजेक्शन वाले 2 रुपए 5 रुपए तक करोगे। जहां तुम्हारा बुक्स ऑफ अकाउंट करोड़ लाखों का चलता है, वहां ये चिल्लर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन क्यों कर रहे हो? तो टर्म ये कहती है अगर इस तरह की बिजनेस में कुछ खर्चे हैं जो रेगुलरली हो रहे हैं और जिनका होना बिजनेस में रिक्वायर्ड है, ठीक है, लेकिन वो ऐसे है कि बहुत छोटे लेवल पे होते हैं, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, 1000 रुपए। तो टर्म ये कहती है कि उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में एक लमसम अमाउंट एक कैशियर से, लमसम अमाउंट कैशियर से कौन एक पर्सन अडॉप्ट कर लेगा जिसको आप इस तरह के खर्चे को मेंटेन करने के लिए एक्वायर करोगे, उसको वो अमाउंट एवरी मंथ दिया जाएगा। और उस अमाउंट में से वो क्या करेगा? लिटिल बिट ऑफ फॉर्मेशंस की यहाँ पर स्टेटमेंट बना के उस सारे के सारे खर्चों को वहां पर रिकॉर्ड करेगा, दिखाएगा कि मैं कहाँ कहाँ कितना कर रहा हूँ, मुझे जितना दिया था उसमें कितना खर्चा हो चुका है, उनको लेस करने बचेगा, फिर एक्सेस मनी वो ऑर्डर देगा फॉर मेंटेन ऑफ दिस फिगर। तो इसलिए हम पैटी कैश बुक को बनाते हैं। किसके बनाते हैं पैटी कैश बुक? बिजनेस में होने वाले ऐसे छोटे छोटे खर्चे जिसको बिजनेस में आप बार बार रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, उनके लिए हम क्या करते हैं? पैटी कैश बुक। तो डाउट है इसमें? देखिए, आपको हमने टॉपिक पढ़ा सब्सिडरी बुक साइड बाय, जिसके अंदर इंट्रोडक्शन की बात करी, क्यों इसको बनाना चाहिए, क्यों नहीं बनाते हैं। फिर हमने बात की इसके अंदर कौन कौन सी बुक्स आती हैं, बुक्स का क्या क्या यूज है और उनके यूज से हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं। फिर हमने इनमें पहले पॉइंट की बात करी, दैट इज अ कैश बुक, जिसको हमने बेसिकली समझाया क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कैश बुक कैसे काम करती है, कैसे नहीं करती, कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट में वर्किंग करते हैं। अब बात आती है कि जो स्टूडेंट्स 11th में हैं उनके क्या है, उनके आरपीसी सीपीसी के अकॉर्डिंग अलग अलग टॉपिक कवर होते हैं। तो हम जितने भी टॉपिक्स होंगे एक एक एग्जांपल लेके आपको समझा देंगे, जिससे आपको डन हो जाएगा कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट में क्या और क्या नहीं। एज वेल जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं, जो जिन्होंने अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं या फिर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी टॉपिक रिक्वायर्ड है, क्योंकि इसमें से एवरी ईयर 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं। 3 to 4 क्वेश्चंस हर साल यहाँ पर एवरी ईयर आपके क्वेश्चंस आते हैं। 3 to 4 क्वेश्चंस आपसे हर साल पूछे जाते हैं इसमें से, जिनके जवाब आपको देने होते हैं, चाहे वो सिंगल कॉलम का हो, डबल कॉलम का हो, ट्रिपल कॉलम का हो। तो हम उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आज के लिए मैं चाहूंगा, धन्यवाद। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को उसको भेजिएगा और उनको कहिएगा सब्सक्राइब करें चैनल को भी, ताकि आपको और भी नई नई वीडियोस मिलते रहे। इस टॉपिक के अलावा और बहुत से टॉपिक की वीडियोस भी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी।
मुझसे डायरेक्ट संपर्क करने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर सकते हैं 8233606218। तो आपका सादर धन्यवाद। राधे राधे।